डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एल आर सर्किट और आर सी सर्किट के डिस्कशन को देखा और अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम पिक कर रहे हैं क्लास में उसमें हम लोग एल सी आर ले रहे हैं। बेसिकली आपने जो तीनों कंपोनेंट पढ़े, इंडक्टर, कैपेसिटर, कैपेसिटर रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, तो मैंने इस बार आपको एक्सएल और एक्सी की वैल्यू दे दी है यहाँ पर और आपसे सप्लाइड वोल्टेज आपको दिया गया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया। डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जेड आपको क्लियर है कैसे निकालते हैं। अगर मैं इम्पिडेंस डायग्राम से बात करूं तो इम्पिडेंस में आर आपके पास आ गया 8 ओम। सर्किट में देखा तो एक्सएल और एक्सी में कंपेयर किया तो एक्सएल आपके पास कैसा हुआ यहाँ पर 16 है और एक्सी आपके पास 10 है ना। तो सर्किट का नेचर अगर पूछा है तो कैसा होगा, तो इंडक्टिव बोल सकते हैं आप, क्योंकि सर 16 ग्रेटर देन 10 है। तो आपने बोला कि सर ये आपके पास 8 आ रहा है, ये आपके पास आर आ गया और एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जब आपने सॉल्व करी तो ये वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ओके, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मुझे इम्पिडेंस मिलेगा। इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, सिंपली आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 8 और 6 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर से 10 आ जाएगी। तो सर्किट जो आपका कंबाइंड इम्पिडेंस ऑफर करेगा उसकी वैल्यू z इक्वल टू 10। कॉस फाई सबको क्लियर है, अगर z की वैल्यू 10 होती है तो कॉस फाई आपके पास r बाई जेड दैट इज 8/10 और 4/5। इक्वेशन ऑफ करंट पूछी जाए तो आपको क्लियर है, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक आपके पास साइन के अंदर का टर्म जो फेज, साइन के बाहर का टर्म जो पीक वैल्यू। वोल्टेज की पीक वैल्यू आपको 100√2 दी गई। अगर मैं उसको z से डिवाइड करता हूँ जो कि 10 है तो मुझे करंट की पीक वैल्यू मिल जाएगी। करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10√2। फेज़ की बात की जाए तो साइन के साथ जो फेज़ आपका वोल्टेज का था वो 100πt था। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आई होगा, है ना, ये आपके पास वोल्टेज आएगा, कितने एंगल से लीड करेगा, 5 एंगल से। तो अगर वोल्टेज लीड कर रहा है क्योंकि इंडक्टिव है सर्किट, तो आई लैग कर रही होगी कितने एंगल से। तो आप चेक करके देखना है यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू कितनी आएगी। कॉस फाई आ जाएगा 8/10, 4/5। तो कॉस इन्वर्स लिखोगे तो हमारे जो प्रीवियस डिस्कशन है उस पर 37 डिग्री जैसा आना चाहिए, कॉस इन्वर्स 4/5। तो करंट लैग कर रही होगी 37 डिग्री से। अब 37 तो नहीं लिख सकते, उसे रेडियन में कन्वर्ट करिए तो 37 इंटू पाई बाय 180। तो करंट की पीक वैल्यू कितनी आ गई, 10√2। फेज आ गया साइन 100πt माइनस 37π/180। ओके, ये अगर इक्वेशन ऑफ वी आर है तो आपसे को पूछे भाई इक्वेशन ऑफ आई आपके पास रेडी है, वी आर की इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर सेम फेज होगा 100πt माइनस 37π/180। जब आपसे वी एल की बात की जाएगी, सर जो वी आर का फेज होगा ये उससे 90 डिग्री लीड करता है, तो 100πt माइनस 37π/180 प्लस π/2। इससे आप अगर वी सी की बात करेंगे तो वी सी आप वी आर से बोल सकते हो कितना एंगल लैग करता है, तो 100πt माइनस 37π/180 माइनस π/2। ओके, तो अब बात आती है कि मैं इनकी वैल्यूज़ को लिखूं। तो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मेरे पास आई पूछा जाए तो आई कितना था, पीक वैल्यू 10√2। पीक वैल्यू 10√2 को मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे करंट वोल्ट वी आर की पीक वैल्यू मिल जाएगी। तो करंट की पीक वैल्यू कितनी, 10√2। वी आर की वैल्यू निकालनी तो 10√2 इंटू 80, 10√2 इंटू 8, तो बाहर वैल्यू आपके 80√2 आ गए। बाकी तो साइन आपने डिस्कस ही किया। वी एल की बात की जाए तो आई एक्सएल, आई कितना था आपके पास 10√2, एक्सएल कितना है 16, तो ये वैल्यू आपके 160√2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं वी सी की बात करूँ तो वी सी कितना होगा, 10 ओम दिया है, एक्सी तो मल्टीप्लाई करेंगे, आई एक्सी लिखोगे तो ये 100√2 आ गया। ऑब्वियसली सबको पता है यहाँ पे अगर मैं इनके वोल्ट मीटर्स यूज़ करता तो वी आर के क्रॉस रीडिंग कितनी आती, आरएमएस वैल्यू 80, 160 और 100, तो 80, 160, 100, तो इसके क्रॉस लिखता तो रीडिंग कितनी आती 160, इसके क्रॉस लिखता तो रीडिंग कितनी आती 100, और इसके क्रॉस लिखता तो रीडिंग आपकी कितनी आती 80 वोल्ट। ओके, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर इसमें 160, इसमें 100, इसमें 80 है। एक्चुअली में इसमें 160 है, नीचे वाले में 100 है,
आगे इसमें 80 है, तो 80 और 60 मिलके अगर पूछा जाए टोटल कितना आएगा, तो ये कंबाइंड अगर वोल्ट मीटर लगाते हैं आप तो उसकी रीडिंग कितनी आती है 100, और ऑब्वियसली पीक वैल्यू 100√2, तो आरएमएस आपका 100 ही होता। अब रेजोनेंस कंडीशन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। LCR सीरीज़ में हमें डिस्कस करना है। आपने L लिया, C लिया, R लिया, सर्किट में जो ड्राइविंग वोल्टेज है वो हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सर्किट का ड्राइविंग वोल्टेज उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करती जा रहे हो, तो अगर ओमेगा वेरिएबल हो, वी अप्लाई वोल्टेज ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। कोई पूछ सकता है सर ओमेगा कैसे वेरी कर सकता, तो जो हम लोग के घर में रेडियोज़ आते थे पुराने, उसमें एंटीना होता था, एंटीना पे कुछ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स लेता था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स सर्किट को ड्राइव करते थे। अब उस पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उस पर अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट लेता हूँ तो जेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सबको क्लियर है कि जेड एक्सएल की बात की जाए तो एक्सएल ओमेगा के साथ एक्सएल ओमेगा एल रिलेशन लेता है, तो जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाता है। जब आप एक्सी की बात करते हो तो एक्सी को 1/ωc में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाता है जैसे वैसे वैसे एक्सी कम होता जाता है। तो एज यू इंक्रीज द ओमेगा एक्सी डिक्रीजेस। तो एक्सएल में ये रिलेशन है, एक्सी में रिलेशन है। जब जेड पे बात की जाए तो जेड में आर तो ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है, और फ्रिक्वेंसी पे अगर आप ओमेगा देखोगे, ओमेगा चेंज होने पे जेड चेंज होगा। जेड एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा आता है। एक पर्टिकुलर ओमेगा पे हमें जेड की मिनिमम वैल्यू आर मिलती है। जेड की मिनिमम वैल्यू जिस फ्रिक्वेंसी पे मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ऐसा क्यों हुआ, जेड मिनिमम क्यों हुआ, उसका रीज़न है जेड है, अगर आप ध्यान से देखो तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अगर मैं पूछूं कि सर इसका मिनिमम कैसे डिसाइड होगा, तो आर में तो चेंज होना नहीं है ना। आप इस टर्म को बेटा कम करते जाओ, मिनिमम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। स्क्वायर का मिनिमम कब आ सकता है, जब वो ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो जेड हर हालत में समझने की कोशिश करो आर के इक्वल या आर से बड़ा ही होगा। तो जेड मिनिमम कितना हो सकता है, आर, और मिनिमम कब होगा, जब ये टर्म ज़ीरो हो जाए। तो ये टर्म ज़ीरो हो जाए, इसका ना ओमेगा एल और 1/ωc सेम हो जाए। जिस फ्रिक्वेंसी पे ओमेगा एल इक्वल 1/ωc सेम होते हैं, वो फ्रिक्वेंसी आपकी ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1/L से, या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आती है 1/√L से। ये वो फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे आपका एक्सएल और एक्सी सेम होते हैं और जेड की मिनिमम वैल्यू आर आती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मेरे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो जाते हैं, जेड मिनिमम हो जाता है, क्योंकि जो आपका आर था उसके आगे कुछ ऐड होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जेड मिनिमम होता है, और इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जो सर्किट में करंट ड्रिवन होगी वो पीक आएगी, मतलब पीक वैल्यू का भी मैक्सिमम। तो पीक वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू आती है, दैट इज V0/R। क्लियर। तो VL इक्वल टू VC को पूछे इस फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, तो सर XL इक्वल टू XC, तो VL इक्वल टू VC। सारा वोल्टेज किसके क्रॉस आता है, इंडक्टर के क्रॉस। और आपसे को पूछे इस फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, तो इस फ्रिक्वेंसी पे आपकी जो फ्रिक्वेंसी एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट जेड हो जाएगा आर। और बच्चे जब मैं आई इक्वल टू V/R लिख रहा हूँ तो मेरी बात समझना, ये आरएमएस के लिए भी सही, क्योंकि हम नापेंगे तो आरएमएस से। तो तुम्हारे सर्किट में अगर तुम्हारे पास L है, C है और R है ना, और यहाँ पे तुम वोल्टेज जो लगाते हो वो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का लगाओ। क्लियर। तुम्हारे हाथ में है कि तुम ओमेगा को चेंज करो। तो अगर मान लो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी तो एकदम से जो तुम्हारा अमीटर होगा वो शूट कर जाएगा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम रीडिंग जिस पे ये मैक्सिमम दे, जिस पे अमीटर मैक्सिमम दे, उस फ्रिक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। वो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, तो आपका आंसर V/R होगा। ऑब्वियस आई इक्वल टू V/R में एक लेमैन आई इक्वल टू V/R पड़ता है, पर हमें समझ में आना चाहिए आरएमएस वैल्यूज होंगे। ठीक है। तो अगर मैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी के लिए देखूँ तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी मैंने आपको ग्राफ जो बना के दिखा है, एक्सएल बढ़ता जाता है ओमेगा के साथ, एक्सी ओमेगा के साथ कम होता जाता है। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जहाँ पे दोनों मीट करते हैं उसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसके बाद रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बाद अगर कोई पूछे कि मेरी फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट से ज़्यादा है, तो आप बोलोगे ये वो सिचुएशन होगी जिसमें एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा। देखिए एक्सएल और एक्सी में एक्सएल बड़ा,
तो इस पॉइंट के बाद आफ्टर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सर्किट कैसा हो जाता है, इंडक्टिव। सर्किट का नेचर कैसा होता है, इंडक्टिव। इस पॉइंट से पहले अगर कोई पूछे ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे क्या बड़ा होगा, तो एक्स ग्रेटर देन एक्सएल होगा। सर्किट का नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे एक्सएल एक्सी सेम होता है, बोल सकते हो सर्किट का नेचर कैसा है, रेजिस्टिव बोल सकते हो, क्योंकि सर्किट में बचा ही केवल क्या, आर ही तो बचा ना। तो ये जो आप सर्किट लेते हैं बच्चे, उसमें एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट बेटा देखा जाए तो कैसे डिफाइन करते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ सर्किट्स के लिए ड्रॉ किया, या आपके पास आई इक्वल टू वी बाय मतलब आई का ग्राफ ओमेगा के साथ, फिर आपने ड्रॉ किया तो आपने यहाँ पे 3 ग्राफ देखे एक सर्किट के। ये सर्किट डिफरेंट है, एक के लिए बच्चे ग्राफ ऐसा आ रहा है, एक के लिए ग्राफ ऐसा आ रहा है, और एक के लिए ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जो सर्किट आपने लिया है सबकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अगर सेम हो, दैट मीन्स एल और सी की वैल्यू से चूज़ करनी कि वो सेम आ रहे हैं, तो उसमें जिसका पीक जितना शार्प होगा उसकी क्वालिटी उतनी बेटर होगी। क्वालिटी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट इज रिलेटेड टू द पीक। तो अगर पूछे सर क्वालिटी वाइज कौन बेस्ट हुआ, तो Q3 की क्वालिटी Q2 से, Q2 क्वालिटी Q1 से बेटर होगी। अगर थियोरेटिकली कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द क्वालिटी, तो क्वालिटी और क्वालिटी फैक्टर ऑफ द रेजोनेंट सर्किट इज अ मेजर ऑफ द गुडनेस और क्वालिटी ऑफ द रेजोनेंट सर्किट। भाई ये सर्किट बेटर है, मैं Q से डिसाइड करूंगा। हायर द वैल्यू फॉर दिस फिगर ऑफ मेरिट करस्पॉन्ड टू मोर नैरो बैंडविड्थ। जितनी आपके नैरो होगा, जितना आपका नैरो हो ग्राफ होगा, जितना पीक हाई होगा, उतना आपका क्वालिटी बेटर होगी, विच इज़ डिज़ायरेबल इन मेनी एप्लीकेशंस। मोर फॉर्मली क्वालिटी इज़ द, जो रियल में डिस्कशन है हमारा इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग, क्वालिटी इज़ द रेशियो ऑफ द पावर स्टोर टू द पावर डिसिपेटेड। आप कितनी पावर स्टोर करते हैं, कितनी पावर डिसिपेट करते हैं, पावर रिएक्टेंस में कितनी स्टोर करते हैं और रेजिस्टेंस में कितनी डिसिपेट करते हैं, उसका एक रेशियो होता है। क्लियर? तो जितनी बेटर आप स्टोरेज रखेंगे उतनी क्वालिटी बेटर है। कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहो तो ये बात यहाँ पे क्वालिटी के साथ आगे। कोई पूछे सर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो बच्चे का मेरे पास पूछा जाए तो ये सर्किट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, रेडियो में यूज़ होता है सीरीज एलसीआर सर्किट। पुराने रेडियोज़ जो आते थे उसमें एंटीना पे बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। ओके, अब अगर मैं पूछूं कि सर ये जो रेडियो है ये मेरे को जो करंट देता है वो ऐसी देता है और एक ऐसी देता है, सर रेडियो में बात कैसे है? रेडियो में बात ऐसे है कि से जो पहला वाला रेडियो है उसमें सिग्नल्स आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, पर कहीं अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे। पर ये वाला रेडियो ऐसा है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल शार्प ट्यूनिंग देता है ना। तो एक क्या है, उसकी एनर्जी एक बड़े रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है ना, कई जगह बज रहा है पर अच्छा कहीं नहीं बज रहा है। पर ये जो सेकंड वाला है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल शार्प, बिल्कुल उस पॉइंट पे आते हैं आपका रेडियो की आवाज़ बढ़िया हो गई। कैसे भाई, सीधी सी बात, रेजोनेंस कंडीशन आ गया, करंट बढ़िया हो गया, करंट बढ़िया हो गया तो आपका स्पीकर में एम्पलीट्यूड बढ़िया आएगा, आवाज़ अच्छी आएगी। तो ये रेडियो ऐसा है, देखना ये पहला वाला रेडियो है जो कई जगह बजता है लेकिन साफ कहीं नहीं आता है, और ये रेडियो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शार्प पीक देता है। तो जितना आपका बैंडविड्थ कम होगा उतना क्वालिटी आपकी बेटर होगी, जो मैंने आपको सिखाया। सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये करंट एम्पलीट्यूड आया बच्चे, आप ध्यान से देखो, जिसका आर जितना कम होगा उतनी उसकी क्वालिटी बेटर होगी। क्यों? उसका रीज़न है, तुम्हें क्लियर है कि आई की वैल्यू किसके इक्वल है, वी डिवाइड बाय आर। तो जितना आर लो होगा उतना आई पीक पे जाएगा, और जो तुमने सर्किट चूज़ किए हैं उन सबकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बच्चे 1/√LC ली। तो जितना रेजिस्टेंस कम होता है उतनी करंट, उतना आपका क्वालिटी बेटर होती है। अब इनमें एक एक करके अगर हम सारे टर्म पढ़ें तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सबको क्लियर है। ये वो फ्रिक्वेंसी होती है जिससे XL इक्वल टू XC होता है, ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC होता है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1/√LC आती है। अगर आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1/√LC लिख रहे हैं तो पक्की बात ये आंसर आपका किस में, रेडियन पर सेकेंड में। और अगर आप उसे हर्ट्ज में लिखना चाहते हैं तो फिर आप किसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2πn लिखेंगे और n इक्वल टू 1/2π√LC। तो जो हमारे पास रेडियोज़ आते हैं उन पर जैसे 93 हर्ट्ज लिखा है,
तो आप बोलोगे सर ये n इक्वल टू 1/2π√LC हर्ट्स में आएगी और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या आती है? तो मैंने आपको बताया सर आई की वैल्यू, अब मैं पीक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, सॉरी आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू में आई इक्वल टू V/Z। जैसे Z मेरा मिनिमम को अप्रोच करेगा आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। Z मिनिमम कब होता है? जब एक्सल एक्सिस सेम होते हैं। Z मिनिमम की वैल्यू R होती है और आई मैक्सिमम कितना होता है? V/R। तो करंट की जो पीक वैल्यू बच्चे आ रही है ना, ये जो पीक आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो पीक आपको सामने सामने मैच कराओगे तो V/R आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आया बच्चे यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को पूछे। ये हो गया आपके पास लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सर लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ओमेगा 1 था और ये ओमेगा 2 है ना, को जो क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैथमेटिकली क्वालिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है बच्चे? दो फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस। कौन सी दो फ्रिक्वेंसी? तो स्टैंडर्ड सिस्टम में आया मेरी पीक वैल्यू जो आ रही थी उसका 1/√2 करंट जहाँ पे आएगा वो दो फ्रिक्वेंसीज नोट कर लीजिए। ओमेगा 1 को बोलते हैं बेटा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और ओमेगा 2 को बोलते हैं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्लियर? तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बच्चे कब होगा? तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो होगी जहाँ पे करंट आपकी मैक्सिमम की 1/√2 हो जाएगी। दिख रहा है? मैक्सिमम करंट कितनी थी? V/R, तो V/√2R। सर करंट V/√2R आ गया, इसका मतलब V/Z होता था तो Z की वैल्यू R√2। ये वो फ्रिक्वेंसी होगी जिसमें 1/ωc माइनस 1/ω इक्वल टू R√2 आएगा। नो डाउट ओमेगा की क्वाड्रेटिक बनेगी, आप सॉल्व करेंगे तो ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आती है, जिसको मैं ये नहीं कहूँगा आप याद करिए, क्वाड्रेटिक बना के आप पढ़ सकते हैं। पर एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से पहले क्या चीज़ होती है? तो कैपेसिटिव सर्किट होता है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से पहले क्या होता है? कैपेसिटिव। तो 1/ωc माइनस 1/ωL की वैल्यू XC माइनस XL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? R। XC माइनस XL की वैल्यू बच्चे कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर R होनी चाहिए। क्लियर? अगर XC माइनस XL की वैल्यू बच्चे R हो गई तो श्योरली Z इक्वल टू R√2 आएगा और ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में क्या होगा? फिर से भाई क्या ऐसा हो सकता है पीक वैल्यू का 1/√2 है? हाँ सर। ऐसा कब होगा? जब फिर से XC, अब XL माइनस XC की वैल्यू, पहले क्या था? XC माइनस XL, अब XC माइनस XL की वैल्यू R के इक्वल हो जाए। तो पहले था XC माइनस XL R होना चाहिए, अब XL माइनस XC R हो, तो इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे आप ठीक से देखो तो XL माइनस XC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? R होनी चाहिए। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास आई और आपने इसको यहाँ पे R लिखा, सॉल्व करेंगे तो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आई। ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2, ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। बेसिकली दोनों फ्रिक्वेंसी किस पॉइंट से निकली कि एक में XC माइनस XL आ रहा है और दूसरे में XL माइनस XC आ रहा है। बैंडविड्थ क्या होती है? अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस डेल्टा ओमेगा। अगर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट करो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, आप देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो एक बार, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 सब्ट्रैक्ट करके R/L आएगा। तो जो बैंडविड्थ आती है वो R/L हुई। क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ? ω0/डेल्टा ओमेगा, दैट इज ω0 R/L। L ऊपर गया, ω0 L मिले, तो टेक्निकली अगर देखो तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा आपका? XL एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, XL कब? एट ω0, और R तो फिक्स है। तो XL की वैल्यू का इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट डिस्कशन लिखो, ओमेगा नहीं चाहिए तो 1/√LC लिख सकते हैं ω0 की जगह। L/R लिखा तो 1/R√L/C। तो आप अच्छे से देखो, अगर आपने L और C की वैल्यू फिक्स कर दी, मान लेते हैं L और C की वैल्यू बीटा है और R की वैल्यू 10 ओम है, L और C की वैल्यू बीटा है और R की वैल्यू 20 ओम है, L और बीटा की वैल्यू बीटा है, L और C की वैल्यू अल्फा बीटा है 30 ओम है। तो फ़र्क क्या हुआ बच्चे? आप कहोगे इन तीनों सर्किट्स के लिए क्या होगा? बोलिए। सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3, सबके लिए रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो सेम ही होगी, सबके पीक एक ही टाइम पे आएंगे, बस पीक शार्प होते जाएंगे। पीक किसका सबसे ज़्यादा आएगा? साई इक्वल टू V/R होता है। जितना R आपका कम होगा उतना आपका क्वालिटी फैक्टर बेटर होगा। जितना R आपका कम होगा, जितना R कम होगा, जितना R की वैल्यू कम होगी उतने आपकी क्वालिटी बेटर आएगी। तो R देखा जाए तो सही ये शायद आपका 10 ओम का सर्किट हो गया, ये 20 ओम का सर्किट हो गया, 30 का,
क्वालिटी वाइज देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ फर्स्ट सर्किट, सेकंड सर्किट और थर्ड सर्किट, फर्स्ट सर्किट की क्वालिटी सबसे बढ़िया आएगी, सेकंड सर्किट से सेकंड की बेटर होगी, थर्ड से। सबसे जो लो क्वालिटी है वो आपकी 3 की है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तीनों की सेम है, पर बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा किसकी है बच्चे? 3 की है। तो जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतनी आपके। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे बैंडविड्थ की वैल्यू बताइए, तो बैंडविड्थ की वैल्यू बेटा मैंने आपको बताई कितनी होती है, R/L। ठीक, तो पहले केस में बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी बच्चा? 10/L, दैट मीन्स 10/α। दूसरे केस में 20/α, तीसरे केस में 30/α। दिस इज द डिस्कशन रिगार्डिंग क्यू फैक्टर, सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया। रेजोनेंट कंडीशन में क्या होगा, तो एल और सी एग्जैक्टली सेम होंगे, तो वीएल और वीसी सेम हो जाएंगे। वीएल और वीसी सेम होंगे तो इनके क्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो जीरो दे देगा, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे एंटी पैरेलल है। सारा का सारा वोल्टेज किस पे आ जाएगा? वी आर पे आ जाएगा। दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन वेयर जेड इज मिनिमम, आई इज मैक्सिमम। You get circuit as a resistive circuit. Beyond this point, circuit is inductive. Before this point, circuit is capacitive. At this particular point, circuit is a resistive. Okay? ये पॉइंट आपको क्लियर है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है ट्रांसफार्मर, उसको कवर करेंगे। ओके?